बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। और ये जो वीडियो है मेरी, ये बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की जो मेरी सीरीज़ है उससे रिलेट करती है। आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि रैनन मार्टिन के ही बुक से लेके और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है ये बहुत टेक्निकल है और अच्छे अच्छे लोग जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, जिस वक्त एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो वो इसमें गलती कर जाते हैं। इस वजह से नहीं कि उनकी ग्रामर अच्छी नहीं है, बल्कि इस वजह से कि प्रैक्टिस ना होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई मसला ऐसा हो जाता है जो कि नज़रअंदाज हो जाता है और उसके बाद फिर उस जगह पे गलती हो जाती है और वो पूरा का पूरा आपका जो MCQs है या जो भी आपका सवाल है, आमतौर पे इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में ये CSS में भी मौजूद होता है और छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर भी मौजूद होता है और आमतौर पे 2 मार्क्स का होता है। ये डू एज डायरेक्टेड सवाल आता है, 10 मार्क्स का होता है। CSS के अंदर, PCS के अंदर भी 10 मार्क्स का होता है। उसमें 5 सवालात होते हैं। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है, एक जो है वो एक्टिव पैसिव का होता है, एक कोई फ्रेजल वर्ब का दे देते हैं, एक प्रीपोजिशन का दे देते हैं, एक एरर डिटेक्शन का दे देते हैं और कुछ और भी दे सकते हैं। 2-2 मार्क्स के एक सवाल होते हैं और इसको करना बहुत ज़रूरी होता है इस लिहाज से कि 2 मार्क्स भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो चलें जी, चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को देखते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अगर आपकी बुनियादी ग्रामर सही है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। पे आप देख सकते हैं कि रैनन मार्टिन के अंदर लिखा हुआ है कि वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन 2 वेज़। नंबर 1 वो कहता है कि वी मे कोट दिस एक्चुअल वर्ड, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी कि अगर हम किसी की बात को बयान करते हैं और उसके एक्चुअल स्टेटमेंट को उसी तरीके से बयान करते हैं जैसे उसने कहा है, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच आमतौर पे इन्वर्टेड कॉमास वाली होती है। यानी कि मैं एक बड़े लेमैन अंदाज में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसा जुमला जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ है, तो आम तौर पे वो एक डायरेक्ट स्पीच का ही सेंटेंस होगा या डायरेक्ट स्पीच की ही वो नरेशन होगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी की स्पीच को अपने अल्फाज के अंदर बयान कर रहे हैं तो फिर ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी और ये इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ठीक है जी, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो डायरेक्ट स्पीच की एक एग्जांपल उसने दी है कि रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में उसने कहा है आई एम वेरी बिजी नाउ। तो ये बेसिकली डायरेक्ट स्पीच है और जो रामा ने कहा है वो ऐसी का ऐसी बयान कर दिया गया है, बयान करने वाले ने अपने अल्फाज में बयान नहीं किया है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बयान करने वाले ने रामा की बात को अपने अंदाज में बयान किया है। देखिए कैसे किया है। वो कहता है रामा सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। ठीक है जी, तो आपने देखा कि ये इस तरीके से उसने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया। तो याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच होती है और जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। लेकिन ये कोई उसूल नहीं है, ये मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि इसको पहचानने का और याद रखने का। ठीक है जी, एक और चीज़ ये कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होता है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर, वो वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है जी, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जैसे रामा सेड, तो रामा सेड में जो ये सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ING वाला रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो इसकी दूसरे आगे इसकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चीज़ है, ये स्टेटमेंट है, ये जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने इसको क्लियर किया। अब इसके कुछ उसूल देख लेते हैं कि जिसके ज़रिए से हम इसको चेंज करते हैं। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखते हैं। जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख लेते हैं तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाना आसान हो जाता है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप ये जो कॉमा है इसको रिमूव करके इसमें दैट का इजाफा करते हैं, किसी कंजंक्शन का इजाफा करते हैं। आमतौर पे दैट होती है लेकिन इसके अलावा भी हो सकती है और साथ में आप इसमें से इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं। ये तो वो बेसिक उसूल हैं जो कि आप भूलें ही नहीं, इनके बगैर तो आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं नहीं। उसके साथ साथ फिर कुछ उसूल और भी हैं और वो उसूल मैं आपको एक एक करके बयान करूँगा। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर मैंने इसको बहुत आसान करने की कोशिश करी है कि अ सिंपल प्रेजेंट बिकम
सिंपल पास्ट, यानी कि अब यहाँ पे होता ये है कि जब आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या बताया था, ये रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तो आगे का पूरा जुमला जो है वो पूरा का पूरा करस्पॉन्डिंग टेंस में तब्दील होगा। करस्पॉन्डिंग टेंस किसको कहते हैं, यानी कि एक टेंस आगे चला जाएगा, वो आगे बदली होगा, यानी कि अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो वो पूरी एक तरीका है, एक हिसाब किताब है, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन याद रखिएगा रिपोर्टिंग स्पीच का पास्ट टेंस में होना ज़रूरी है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट टेंस में नहीं है तो फिर आगे का हिस्सा जो है फिर वो उसकी टेंस नहीं बदलेगी, उसकी टेंस वही रहेगी। इसके अलावा इसकी टेंस उस वक़्त नहीं बदलती जबकि यूनिवर्सल कोई ट्रुथ हो, जैसे कि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि ये तब्दील हो ही नहीं सकता, हमेशा चांद ज़मीन के गिर्द ही घूमेगा, ज़मीन चांद के गिर्द नहीं घूमेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से दो जगहों पे टेंस चेंज नहीं होगा। एक तो ये कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर आगे का जुमला जो है वो किसी और टेंस में तब्दील नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा। और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो भी ये चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ पास्ट टेंस में आता है तो फिर जो है वो आगे का मसला ख़राब होना शुरू होता है, और उसके लिए फिर आपको कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं, मैं भी आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे उसने कहा कि ही सेड आई एम अनवेल, तो अब उसको चेंज करते हुए इनडायरेक्ट में आपने देखा कि क्योंकि सेड कहा था इसलिए एक तो दैट का तो इजाफा हो गई, और साथ में वो कह रहा है कि ही वाज अनवेल, यहाँ पे एम था और यहाँ पे वॉज आ गया। ठीक है जी, तो आपने देखा कि प्रेजेंट पास्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ। दूसरा उसने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे उसने कहा है कि ही सेड माय मास्टर इज़ राइटिंग लेटर, राइटिंग कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ पे इसने वॉज राइटिंग कर दिया। ठीक है जी, मुख्तसर बता रहा हूँ, इसको स्टिल करके ख़ुद देख लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई हैव पास्ट, ये आप इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देख सकते हैं कि टेंस इस्तेमाल हुआ है परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जब इसको आप तब्दील करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर तो आप देखिए कि कैसे आपने हैड का इजाफा कर दिया, या हैड ये जो हैव है इसको हैड में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, इसके साथ साथ वो बता रहा है कि शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज़ चेंज्ड इनटू शुड, विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज़ चेंज इनटू वुड और शुड। ठीक है जी, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। आजकल शुड में नहीं होता बल्कि जो है वो वुड में ही होता है। ठीक है जी, इसके बाद एक और उसूल वो कहता है कि द टेंसेस में नॉट चेंज इफ़ द स्टेटमेंट इज़ स्टिल रेलेवेंट ऑफ इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो ये जुमला जो है वो कभी भी अपनी टेंस को चेंज नहीं करेगा। ये देखिए आप, ये वाला सबसे अच्छी एग्जांपल है। वो कहता है कि द टीचर सेड द अर्थ गोज़ राउंड द सन। ठीक है जी, द टीचर सेड द अर्थ गोज़ राउंड द सन, इनडायरेक्ट इसका होगा द टीचर सेड द अर्थ गोज़ राउंड द सन। ठीक है जी, आप इसमें देख सकते हैं कि गोज़ का लफ्ज़ जो है वो स्टिल रेलेवेंट है। इसने वेंट भी दिया है लेकिन आप वेंट को छोड़ दीजिए। ठीक है जी, इसको आप यूँ समझ लें नहीं है। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे आप यहाँ पे वही टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि असल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल हुई थी। ठीक है जी, अब वो कहता है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। अब वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में तो फिर कुछ भी नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी चीज़ें हो सकती हैं, प्रोनाउन वगैरह चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसका टेंस चेंज नहीं होगा और वो वैसी का वैसी रहेगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। अब वो कहता है कि द प्रोनाउंस, अब प्रोनाउंस को देख लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो याद रखिएगा कि इसमें बड़ा टेक्निकल है। तो पहला वो बताता है कि ये जो ही है, इसने कहा ही सेड टू मी। अब अगर यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्टेटमेंट है या रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर प्रोनाउन जो इस्तेमाल हुआ है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फिर याद रखिएगा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वही रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ही सेड टू मी, अगर आप यहाँ पे देखें ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब आप देखिएगा क्या होता है इसका, ही सेड ही डिडंट बिलीव मी,
तो आप देखिए कि वो ही आई जो है वो कन्वर्ट हो गया ही के अंदर, ठीक है जी। यानी कि ही में क्यों, क्योंकि ही नहीं सेट किया था तो ही के ज़रिए ही में ही हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे शी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू, इसका क्या हुआ, शी सेड दैट शी डिडंट बिलीव हिम। अब आप यहाँ पे दैट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, रैन मार्टिन वाले यहाँ दैट नहीं लगाते हैं, लेकिन आप दैट लगा के भी बना सकते हैं। शी सेड शी डिडंट बिलीव हिम। इधर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दैट क्यों नहीं लगाया है, तो मैं ये भी बता दूं कि दैट इसलिए नहीं लगाया है कि जब आप रिपीटेशन बनाते हैं ना तो फिर इसमें दैट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। शी सेड शी, अब यहाँ पे शी सेड दैट शी करना मुनासिब नहीं इस वजह से। लेकिन अगर आप एक ऑर्थोडॉक्स वे में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप एक कंजंक्शन लगा दें तो कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है जी। बेहतर तो यही है जो कि रैन मार्टिन बता रही है, लेकिन अगर आप वो एक ऑर्थोडॉक्स वे में जा रहे हैं तो यहाँ पे कंजंक्शन लग सकती है। इसी तरीके से अब आप देखिए आई सेड टू हिम आई डोंट नो, तो अब वो आई है तो यहाँ पे आई आएगा। तो इसमें आप वो देख सकते हैं कि इसने पूरी की पूरी डिटेल से बता दिया है। इसके अलावा ये वाला हिस्सा बहुत अहम है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आप इस चीज़ में गलती कर जाएंगे, इसको याद कर लीजिए। नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह के हेयर देयर में, अगो बिफोर में, दस सो में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे के अंदर, यस्टरडे द डे बिफोर के अंदर, और लास्ट नाइट द नाइट बिफोर के अंदर। इसके अंदर उसने एक दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे उसने कहा कि ही सेज़ आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये हेयर है, ये आपको याद होगा कि अगर यहाँ पे देखें हेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है, देयर के अंदर। तो अब देखिएगा कि आप ये हेयर किस में कन्वर्ट होता है, ये देखिए आप, ये देखिए आप इनडायरेक्ट के अंदर देखें, ही सेज़ दैट ही इज़ ग्लैड टू बी देयर। आपकी दफ़ा जो हेयर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, देयर, और दिस इवनिंग, ठीक है जी, क्योंकि दिस तो दिस ही रहेगा, दिस इवनिंग। इसी तरीके से उसने कहा कि द चेंजेस डू नॉट अकर इफ़ द स्पीच इज़ रिपोर्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड और द सेम प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर सेम पीरियड और सेम प्लेस के लिए स्पीच है तो फिर ये चेंज नहीं होगी। लेट सपोज कैसे कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में कह रहा है कि ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। तो अब आप देखिए कि ये जिस तरह से कहा गया है, इसका चेंज वो इनडायरेक्ट कैसे बना रहे, ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी हेयर दैट इवनिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर जो है वो हेयर में ही रहा, और लेकिन यहाँ पे आप देखें दिस जो है वो दैट के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे दिस जो है वो दैट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि वो ख़ुद भी बता रहा है कि सिमिलरली दिस एंड दीज आर चेंज्ड टू दैट एंड दोज अनलेस थिंग पॉइंटेड आउट इज़ नियर एट हैंड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चंस जो बनते हैं इसके अंदर भी थोड़ा सा टेक्निकल वो है कि अगर क्वेश्चंस बने हुए तो वो कैसे होंगे। कहता है कि सवालिया जुमला बना है, मिसाल ले लेते हैं तो आपकी तो फिर वो वेदर और इफ़ का इस्तेमाल होगा। कैसे, तो देख लेते हैं कि कैसे। कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में कहता है कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो कहता है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि इसमें व्हाट का इस्तेमाल हुआ है इसलिए किसी किस्म की दूसरी कंजंक्शंस इस्तेमाल नहीं हुई है, जैसे कि ये बता रहा है वेदर और इफ़। वेदर और इफ़ कब में इस्तेमाल होगा, जब इसका इस्तेमाल क्वेश्चन बनाया जाएगा इसके ज़रिए से, क्वेश्चन बनाया जाएगा विल के ज़रिए से, क्वेश्चन बनाया जाएगा आर के ज़रिए से। हेल्पिंग वर्ब्स को आप जब उठा के किसी सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं तो वो सवालिया बन जाता है, ठीक है जी। तो कहता है कि वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, तो इसका आप देखिए आंसर, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है जी। वो आस को तो आप इंक्वायर्ड में तब्दील करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह सैड को आस में कन्वर्ट कर देंगे और इसी तरह से आस को इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसने ये वाला जो दिया है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसने विल का इस्तेमाल किया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से इसने ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बनाया। कहता है ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि वेदर का किस तरह इस्तेमाल हुआ है। ही आस्क्ड देम whether they would listen to such a man, तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि विल था तो उस विल के सिले में यहाँ पे आप वेदर का इंक्लूजन कर रहे हैं, वो उसने बता दिया। गौर से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। कमांड, हुक्मिया जुमले जो हैं, रिक्वेस्ट के या हुक्मिया जुमले, कहता है इन रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट द इनडायरेक्ट स्पीच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड
or request and the imperative mood is changed into the infinitive। अब आप देखिए किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। वो कहता है कि डायरेक्ट अभी कमांड और रिक्वेस्ट में कैसे आप इसको करेंगे। कहता है रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। तो इसमें वो कहता है कि इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आप कहेंगे रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ इन्फिनेटिव कर दिया उसको टू गो अवे। इन्फिनेटिव के अंदर आप टू का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, तो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। यहाँ पे गो था और यहाँ पे टू गो अवे हो गया। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से वो कहता है कि द डायरेक्ट नरेशन के अंदर ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न। इसका इनडायरेक्ट बना ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू वेट आ गया, यहाँ पे सिर्फ वेट था, यहाँ पे टू वेट हो गया। तो इसी तरीके आप कमांड का देख लेते हैं। ये रिक्वेस्ट कहते हैं, आप कमांड के देख लेते हैं। तो कहता है कि डायरेक्ट नरेशन में कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। अभी जज ने हुक्म दिया है कि पहले गवाह को लेके आओ। तो अब वो कहता है कि द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कमांड के साथ उसने जो है वो टू कॉल कर दिया उसको, यानी कि कॉल की जगह आपने यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि टू कॉल का इजाफा हो रहा है। ठीक है जी, तो ये अब इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जो सेड का स्टेटमेंट है वो कहीं पे ऑर्डर में तब्दील हो रहा है, कहीं पे ये सेड का स्टेटमेंट रिक्वेस्ट में तब्दील हो रहा है, कहीं कमांड में, कहीं शाउटेड में और कहीं अर्ज के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरीके से करेंगे, तो कहता है कि इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन एंड विशेस द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशन और विश। अब देखते हैं इसको कैसे वो कर रहा है। कहता है कि ही सेड अलास आई एम अनडन, यानी कि मेरा काम अधूरा रह गया, मुझे अफसोस है। कहता है कि इनडायरेक्ट में वो कैसे कर रहा है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर दैट का इस्तेमाल भी हुआ है और उसके साथ साथ उसने सैडली का इस्तेमाल किया है एक्सक्लेम्ड के साथ। ठीक है जी, और उसने ये अलास का रिमूव कर दिया है, जो एक्सप्रेशन था इसको उसने रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है जी, इसके बाद इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो दूसरा उसने बनाया है, एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे उसने एक्सक्लेमेशन दिया है, एक्सक्लेमेटरी रिमार्क दिया है कि हाउ क्लेवर आई एम। तो अब ये कह रहा है कि एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिस है उसने ये कहा कि वो जो है बहुत ही क्लेवर है। ठीक है जी, फिर इसके साथ साथ ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो अब ब्रेवो को आप देखिए किस तरीके से उसने कहा, ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। तो अब इस एक्सरसाइज से आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब इसने यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट बताया है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनेगा। तो कहता है कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट जनरली प्रेजेंट नो स्पेशल डिफ़िकल्टीज एज फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल शो। यानी कि आपको जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए तो मुश्किल होगी, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हुए मुश्किल नहीं होगी। ये रैंडम मार्टन कह रही है। उसने कहा इसको आप इस एग्जाम्पल से देख लीजिए कि इनडायरेक्ट बना हुआ ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद। तो इसको आप बड़ी आसानी से बना लेंगे, ही सेड टू हिम इज़ नॉट योर नेम अहमद। यानी कि वो इसलिए ये बात कह रहा है कि आसानी से बना लेंगे कि ये सारे के सारे वही उसूल हैं, इनको आप यहाँ पर रिवर्स करते जाएंगे। जो भी उसूल आपने अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए देखें वही इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हुए रहेंगे। इसलिए वो कहता है कि इसके अंदर आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। सो ये आज तक की मेरी प्रेजेंटेशन थी और इसके ज़रिए से आई होप कि आपको अच्छा अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरीक़े से क्या क्या चीज़ें आप ख्याल रखेंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।